नमस्कार सभी को। तो देखिए क्लास 9th साइंस के 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। न्यू एनसीईआरटी के होने वाले हैं। चैप्टर नंबर 11 है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन हाउ लाइफ कंटिन्यूज। तो कुछ सेक्शन वाइज हम लोग लेके आए हैं। तो पहला सेक्शन देखते हैं, उसमें टॉपिक्स होंगे जनरल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया रिप्रोडक्शन इज बेस्ट डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच। तो रिप्रोडक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है बाय विच लिविंग बीइंग प्रोड्यूस एनर्जी फॉर सर्वाइवल। तो एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होती है। ग्रो इन साइज एंड वेट, तो ये भी गलत है। लिविंग बीइंग प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड, ये बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज करेक्ट। पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में यहाँ पर सही है। तो इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट नहीं इन्वॉल्व होते हैं, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है इस सेक्सुअल में। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। सेकंड में कहा गया इट इन्वॉल्व्स अ सिंगल पेरेंट एंड प्रोड्यूसेस जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं, बात बिल्कुल सही है। तो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, पहला तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और दूसरा जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। Plants with fleshy underground stems that sprout new plants without producing seeds include। देखिए इसमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि ऐसे प्लांट हैं जिनका जिनका जो स्टेम होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है, फ्लैशी होता है, ठीक है। दैट स्प्राउट्स न्यू प्लांट विदाउट प्रोड्यूसिंग सीड्स, और वहां से ही उसी मतलब स्टेम जो होती है, मतलब अंडरग्राउंड स्टेम जो है, उसी में से स्प्राउटिंग आने लग जाती है। तो आप ये पोटैटो में और जिंजर में देखेंगे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। Tiny plantlets sprout along the leaf margin of which of the following plants। तो टाइनी प्लांटलेट्स दिखाई पड़ते हैं लीफ मार्जिन्स में। तो ये किस में दिखाई पड़ेंगे? तो मेनली लीफ के थ्रू जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है किस में होता है? ये ब्रायोफिलम में होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इन स्टेम कटिंग मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो स्टेम कटिंग के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। एट व्हाट एंगल शुड द कटिंग बी इंसर्टेड इनटू द सॉइल। किस एंगल पे कटिंग को सॉइल के अंदर डालना चाहिए ये बताना है। तो 45 से 60 डिग्री एंगल पे पुट करना चाहिए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। जिससे मॉइस्चर और रूट इनिशिएशन आसानी से हो सकता है, मतलब मॉइस्चर से कॉन्टैक्ट ऑप्टिमाइज हो सकता है, ठीक है। रूट इनिशिएशन होगा, रूट जल्दी निकलेगा, तो 45 टू 60 डिग्री एंगल होना चाहिए। For grafting, the healthy rooted plant is selected as plant A and a stem piece from another plant is inserted into it। देखिए ग्राफ्टिंग कर रहे थे, एक हेल्दी रूटेड प्लांट लिया गया जिसको कहा गया प्लांट ए, ठीक है। और उसमें क्या किया गया कि स्टेम पीस लगा दिया गया दूसरे प्लांट का। व्हाट इज यूज टू रैप द स्लिट वाउंड टू अवॉइड पेस्ट एंट्री। अब पेस्ट एंट्री को रोकने के लिए क्या चीज उस पर रैप करी जाएगी, ये यहाँ पर आपको बताना है। प्लास्टिक टेप नहीं करेंगे, कॉटन क्लोथ या रैपिंग फिल्म करेंगे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है इन द लेयरिंग टेक्निक रूट्स टिपिकली डेवलप फ्रॉम बरीड प्लांट ऑफ फ्लेक्सिबल ट्विग आफ्टर अप्रोक्सीमेटली। देखिए लेयरिंग टेक्निक में क्या होता है, कितने दिनों बाद जो है वो हमारा जो रूट्स होंगे डेवलप होंगे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 10 से 15 दिन में लेयरिंग के बाद हमारे रूट्स डेवलप हो जाते हैं फ्लेक्सिबल ट्विग से। कृषि विज्ञान केंद्र फंक्शन अंडर विच प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो कृषि विज्ञान केंद्र का मेनली काम क्या होता है? जो भी रिसर्च से रिलेटेड काम होता है एग्रीकल्चर का, उसमें बहुत बड़ा योगदान कृषि विज्ञान केंद्र का होता है। तो इसको मेनली कौन लीड कर रहा होता है, कौन इसके मतलब इसका प्रीमियर एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है जिसके अंडर में काम करता है? तो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। In plant tissue culture, mass-produced healthy plantlets are primarily taken from which part of the plant to eliminate virus infections। देखिए यहाँ पर जो मास प्रोड्यूस हो रहा था टिश्यू कल्चर में हेल्दी प्लांटलेट से, वो कहाँ से लिया गया ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये मेनली शूट टिप से या एपिकल मेरिस्टेम से लिया जाता है, ठीक है, जिससे वायरस इन्फेक्शंस ना हो सके, ठीक है। क्योंकि एपिकल मेरिस्टम्स जो होते हैं बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, सेल डिवीजन बहुत ज्यादा होता है उनके अंदर, तो वो वायरसेस से फ्री रहते हैं। इसी वजह से टिश्यू कल्चर में शूट टिप को ही यूज किया जाता है। अब क्वेश्चंस आएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फंजाई से आएंगे। तो 10th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यीस्ट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली थ्रू स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बड्स। बिल्कुल सही बात है। तो यीस्ट का प्रोडक्शन किससे होगा? बड से होगा। द प्राइमरी मोड ऑफ सेल डिवीजन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में जो प्राइमरी मोड हो रहा होगा सेल डिवीजन का, वो कौन सा मोड है? तो वो माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं होगा। कौन सा मोड होगा? वो माइटोसिस होगा। तो बडिंग होती है ईस्ट में, याद रखिएगा, जो ईस्ट में बडिंग होती है उसमें माइटोसिस से न्यूक्लियर डिवीजन होता है और आइडेंटिकल जेनेटिक कॉपीज बनती हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इन हाइड्रा रिपीटेड सेल डिवीजन एट स्पेसिफिक साइट प्रोड्यूसेस अ बड। अब देखिए हाइड्रा के केस में क्या होता है, रिपीटेड सेल डिवीजन होता है स्पेसिफिक साइट पे, जिससे बड क्रिएट होता है। अब हाइड्रा को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, तो ये एक मल्टी सेलर एनिमल इसको माना जाता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये एक्वाटिक इन्वर्टिब्रेट है जो रिप्रोड्यूस होता है बडिंग के थ्रू। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 12th क्वेश्चन है हु परफॉर्म लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट प्रूविंग दैट न्यू लाइफ ऑलवेज कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ देयर बाय डिसप्रूविंग स्पॉन्टेनियस जनरेशन। देखिए इन्होंने डिसअप्रूव किया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन नाम की कोई चीज नहीं होती है। इन्होंने क्या बताया कि नई लाइफ कैसे एग्जिस्ट करेगी, पुरानी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही नई लाइफ आती है। किसने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था जिसने ये चीज प्रूव करी थी, ये लुइस पास्चर हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इन्होंने मेनली क्या मतलब जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या कहलाता है, स्वान नेक्ड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट कहलाता है। तो स्वान नेक्ड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था और वहीं से इन्होंने प्रूव किया था कि स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, न्यू लाइफ हमेशा प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है, लुइस पास्चर ने बताया। विच स्टेन डाई इज एडेड ड्यूरिंग माइक्रोस्कोप स्लाइड प्रिपरेशन टू ऑब्जर्व ब्रेड माउल्ड अंडर गाइडेंस। तो ब्रेड माउल्ड को देखने के लिए जो माइक्रोस्कोप जो स्लाइड में स्टेन या डाई लगाई जाती है, वो डाई किस चीज की बनी होती है, तो उसको बोलते हैं कॉटन ब्लू। ठीक है, तो कॉटन ब्लू जो होता है वो क्या कर देता है, ये जो फंगस में चिटिन होता है या काइटिन कह सकते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, उसको एक तरीके से स्टेन कर देता है। किसको, चिटिन को या काइटिन को, और साइटोप्लाज्म को क्या कर देता है, स्टेन कर देता है, कलर प्रोवाइड कर देता है साइटोप्लाज्म को। ठीक है, जिसकी वजह से ज्यादा अच्छे से हम लोग उसको देख पा सकते हैं माइक्रोस्कोप से। What is the ideal temperature range provided in a moist chamber for rapid growth of bread mold spores? तो ब्रेड मोल्ड स्पोर्स को रैपिड ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मतलब हाई टेम्परेचर भी होना चाहिए और ह्यूमिडिटी भी हाई होनी चाहिए, जिससे स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो तेजी से हो पाता है। फंगल स्पोर्स पॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। अब फंगल स्पोर्स जो होते हैं उनकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो हैवी नहीं होते, ये बिल्कुल गलत है। लाइट वेट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सिंगल सेल्ड होते हैं, फ्लोट इजली इजली फ्लोट करेंगे एयर करंट से, मतलब हवा से तेजी से बहते हुए चले जाएंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। स्पोर्स ऑफ एस्परजिलस आर फॉर्म्ड ऑन। तो जो स्पोर्स होते हैं एस्परजिलस पे, किस पे फॉर्म होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो क्लोज्ड राउंड सैक एट द टिप इस पे नहीं होते हैं, स्वॉलन वेसिकल ऑन अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ फंगल हाइफे, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। What is the term used to describe offsprings produced by asexual reproduction that are genetically identical to the parent? तो देखिए asexual reproduction में पहली बार प्रोड्यूस हो रहे थे ये, और बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल थे, जैसा पेरेंट था बिल्कुल उसी की तरह थे, तो इनको इसलिए क्या कहता है, क्लोन कहा जाता है। तो क्लोन विल बी द करेक्ट आंसर, तो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं ये। विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन मेंटेन्स द एग्जैक्ट क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल। तो कहाँ पर क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, किस टाइप के सेल डिवीजन में, तो माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, और मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होती हैं, ये भी याद रखिएगा, और यहाँ पर मियोसिस के केस में 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होती हैं। अब आते हैं मियोसिस और जेनेटिक वेरिएशन से कुछ क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। तो पहला पार्ट कह रहा है, पहला 19th क्वेश्चन कह रहा है मियोसिस इज जनरली एसेंशियल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज इट। अब देखिए मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों जरूरी होती है, ये यहाँ पर आपको बताना है। डबल नहीं करती है, डबल्स दी क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल गलत है। कीव्स द ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली अंडर, ये भी गलत है। रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर ऑफ पेरेंट सेल डिप्लॉयड टू हाफ, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो क्रोमोसोम नंबर कर देती है पेरेंट का, वो क्या कर देती है, पेरेंट सेल से जो क्रोमोसोम आता है वो हाफ हाफ आता है। मतलब मेल से भी 23 क्रोमोसोम आएंगे, ठीक है, और फीमेल से 23 क्रोमोसोम्स आएंगे, और जब दोनों फर्टिलाइज करेंगे तो कितने क्रोमोसोम बन जाएंगे, 46 हो जाएंगे। तो ये जो हाफ किया या हेप्लॉइड जो किया वो किसने किया, मियोसिस के थ्रू हो पाया। आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन सोमैटिक या बॉडी सेल, जो सोमैटिक सेल होते हैं उन्हीं को बॉडी सेल्स कहते हैं। कंटेन्स हाउ मेनी टोटल क्रोमोसोम्स, तो कितने क्रोमोसोम्स होते हैं ये यहाँ पर आपको बताना है। तो ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो 23 पेयर है, लेकिन यहाँ पे हाउ मेनी क्रोमोसोम्स है, तो 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसी में ही अगर आप देखेंगे तो सेक्स क्रोमोसोम भी होते हैं, 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, बात भी आप लोग याद रखिएगा।
तो 20 का फिलहाल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ता है, अ ह्यूमन गेमीट स्पर्म और एग कंटेन्स हाउ मेनी क्रोमोसोम। तो देखिए स्पर्म है या एग है तो इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, 23 क्रोमोसोम्स होंगे, पेयर नहीं होंगे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है। इफ ऑर्गेनिज्म हैज 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम कैरिंग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। देखिए एक ऑर्गेनिज्म है, उसके पास 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है और उसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिल रहा है। क्या पूछा गया, हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गेमीट्स कैन बी फॉर्म बाय रैंडम सेग्रीगेशन। तो रैंडम सेग्रीगेशन से कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो देखिए 2 की पावर n कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और n क्या होगा, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे, तो मतलब 2 की पावर 3। कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 8। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। accumulation of small genetic difference across generations via sexual reproduction leads to। देखिए accumulation हो रहा था छोटे छोटे जेनेटिक डिफरेंसेस का across generation via sexual reproduction, इससे क्या होगा। ठीक है, इससे क्लोनिंग नहीं होगी, इससे एडेप्टेशन होगा और इवोल्यूशन होगा। ठीक है, ये एडेप्टेशन और इवोल्यूशन का जो कंसेप्ट है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पॉलिनेशन को देखेंगे, टॉपिक है। इसमें पहला क्वेश्चन है 24th है, कह रहा है फ्लावरिंग प्लांट्स आर साइंटिफिकली नोन एज। तो देखिए ऐसे फ्लावर जिन ऐसे प्लांट जिसपे फ्लावर्स आते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, और जिम्नोस्पर्म से फ्लावर्स नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, विच वोर्ल फॉर्म द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव ग्रीन कवरिंग अराउंड अ फ्लावर बड। तो कौन सा वोल है जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग क्रिएट करता है, ग्रीन कवरिंग क्रिएट करता है फ्लावर बड के अक्रॉस, ये क्या कहलाता है, इसको सीपेल कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, सीपेल कहेंगे। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ। अब स्टेमेन में क्या क्या होता है, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का उसको स्टेमेन कहते हैं। लेकिन ये नहीं पूछा है, पूछा है स्टेमेन में क्या क्या होता है, तो स्टेमेन में होता है एंथर और फिलामेंट, ये दो चीजें होती हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, एंथर क्या करता है, पॉलन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और उसको सपोर्ट करने के लिए कौन है, फिलामेंट होता है, एंथर को सपोर्ट करता है फिलामेंट। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर जिसको पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स इन ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखिए टॉप से बॉटम में आपको बताना है 3 पार्ट क्या होते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा गया, तो टॉप टू बॉटम आप देखेंगे, सबसे ऊपर स्टिग्मा होता है, फिर स्टाइल होता है, सबसे नीचे क्या है, ओवरी है। तो सबसे टॉप पे स्टिग्मा, फिर स्टाइल, और सबसे नीचे हो जाएगा ओवरी। द स्वॉलन बेस ऑफ द पिस्टिल दैट कंटेन्स ओव्यूल्स इज कॉल्ड। देखिए बेस पे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा स्वॉलन होता है। ठीक है, पिस्टिल के बेस पे थोड़ा सा स्वॉलन आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा जिसमें ओव्यूल्स होते हैं। तो आपसे पूछा गया है जो स्ट्रक्चर है क्या कहलाएगा, इसी को ओवरी कहते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। देखिए सेम प्लांट हो सकता है इस फ्लावर से इस फ्लावर में पॉलन ट्रांसफर हो रहे हो, या हो सकता है एक ही फ्लावर है उसी में से ही पॉलन ट्रांसफर हो रहे हो, मतलब वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। तो इस टाइप के पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है, इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए एक प्लांट था, उसके फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर में अगर पॉलन ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यही है, व्हेन पॉलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट। तो एक एक प्लांट के एंथर से, ठीक है, टू दी स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, अनदर आ गया ना, दूसरा प्लांट है, तो इसको क्या कहा जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। अब जो विंड से पॉलिनेशन करते हैं ऐसे फ्लावर्स के बारे में पूछा गया है, उनमें क्या मतलब उनमें क्या क्या इंक्लूडेड है। एग्जाम्पल है वीट, मेज और राइस, तीनों में अगर आप देखेंगे तो विंड के थ्रू ही पॉलिनेशन हो जाता है। तो इनमें जो पॉलेंस होते हैं वो लाइट होंगे, स्मॉल पॉलन ग्रेन्स होंगे, लार्ज नंबर्स में प्रोड्यूस होंगे, लॉन्ग फेदरी स्टिग्मास होगा। तो ये बिल्कुल सही है, इसका सी ऑप्शन। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है उन फ्लावर्स की। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक प्लांट अंडरगोज पॉलिनेशन थ्रू वाटर करंट्स। तो कौन सा इसमें एक्वेटिक प्लांट है जिसमें पॉलिनेशन जो होता है वाटर के करंट्स के थ्रू होता है। अब देखिए करंट मतलब वाला करंट नहीं है, करंट मतलब फ्लो होता है। ठीक है, तो ये वेलिसनेरिया और हाइड्रिला में हो देखने को मिलता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो वेलिसनेरिया और हाइड्रिला में जो पॉलिनेशन होता है वो वाटर के थ्रू होता है, जिसको हाइड्रोफिली भी कहा जाता है। पॉलिनेशन इन कोरल ट्री एंड हिबिस्कस प्लांट कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय बर्ड्स सच एज। देखिए कोरल ट्री में, हिबिस्कस प्लांट में जो पॉलिनेशन होगा वो बर्ड्स करेंगी। कौन सी बर्ड्स कर सकती हैं, तो इंडियन व्हाइट आई ये कर सकती है, सनबर्ड्स कर सकती हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें।
ठीक है, तो इन दोनों के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ट्रॉपिकल फ्लावर्स हैं दोनों। आगे बढ़ते हैं, इन विंड पॉलिनेटेड ग्रासेस लाइक मेज और व्हीट अप्रोक्सीमेट पॉलन ग्रेन्स रिलीज्ड पर फ्लावर रेंजेस बिटवीन। तो पर फ्लावर कितने पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं व्हीट और मेज से, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो 5 लाख से 10 लाख प्रोड्यूस होते हैं, इतने सारे सोचिए पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज सनफ्लावर रिलीज अबाउट 20,000 to 40,000 pollen grains per flower। ठीक, एंड फॉर्म्स एन एवरेज ऑफ हाउ मेनी सीड्स, कितनी सीड्स प्रोड्यूस होती हैं यहाँ पे, ये आपको बताना है। तो एवरेज अगर देखा जाए तो 800 से 1000 सीड्स यहाँ पर प्रोड्यूस होंगी। प्लांट फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें जो 36 क्वेश्चन है, इसमें कहा गया आफ्टर लैंडिंग ऑन कंपैटिबल स्टिग्मा pollen grains produce a structure that carries male germ cell to the ovary called the dash। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ क्या पूछा गया है कि जो हमारा एंथर था वो स्टिग्मा पे आ गया। अब पॉलन ग्रेन्स जो होंगे वो एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेंगे जिसमें मेल जर्म सेल होगा, और दैट कैरीज, वो मतलब वो मेल जर्म सेल को कैरी करती है कहाँ पे, ओवरी में। तो इसको क्या कहेंगे, उसको पॉलन ट्यूब कहेंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो मेनली ये पूछा गया था कि पॉलन ग्रेन्स जो है क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो ये बना देंगे, पॉलन ट्यूब बना लेते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट इन प्लांट फॉर्म्स अ फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड अ डैश। देखिए मेल और फीमेल गेमीट जब फ्यूज करते हैं प्लांट्स के तो क्या बनाते हैं, ये पूछा गया है इसमें, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो सिंगल डिप्लॉयड जाइगोट इसको कहा जाता है। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन व्हाट डू ओवरी एंड ओव्यूल ट्रांसफॉर्म इनटू रिस्पेक्टिवली। तो ओवरी जो है वो राइपेंड फ्रूट बन जाएगी और ओव्यूल क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 का। आगे बढ़ते हैं, तो राइपेंड ओवरी को याद रखिएगा फ्रूट कहा जाता है। कैलोट्रोपिस जिसको मदार कहते हैं, डेंडेलियन सीड्स आर स्पेशली अडेप्टेड फॉर डिस्पर्जल बाय। अब देखिए यहाँ पर जो डिस्पर्जन होता है या डिस्पर्जल होता है मदार में और डेंडेलियन सीड्स में, ये कैसे हो पाता है, तो ये विंड के थ्रू डिस्पर्जल होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें हेयरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसी वजह से वो विंड से आसानी से वो डिस्पर्स हो जाती हैं। प्रोफेसर पी महेश्वरी इज ग्लोबली नोन एज द डैश। तो पी महेश्वरी को क्या माना जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ये तो नॉर्मल बॉल लॉ है। फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, ये बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विच क्लासिक बुक ऑथर्ड बाय पी महेश्वरी 1950 बिकेम अ वर्ल्ड वाइड रेफरेंस इन बॉटनी। तो पी महेश्वरी की जो बुक थी जो उन्होंने लिखी थी उसका क्या नाम था, एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स की किताब लिखी थी जिसका नाम था एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, 1950 में इन्होंने लिखी थी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड है। The process of artificial hybridization involves removing stamens from flower buds to prevent self pollination. This removal is called, देखिए क्या कहा गया है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जब किया जाता है तो उसमें क्या करते हैं, स्टेमन्स जो होते हैं फ्लावर बड के उसको रिमूव कर दिया जाता है जिससे सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके। तो इस रिमूवल प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस रिमूवल प्रोसेस को कहते हैं इमेस्कुलेशन। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इमेच्योर स्टेम्स जो होती हैं उसको कट कर दिया जाता है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एनिमल रिप्रोडक्शन स्ट्रेटजीज पे देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में देखने को मिलेगा, तो फ्रॉग्स में या ज्यादातर फिश में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के अंदर नहीं होता, बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, मेनली जो एग्स होते हैं और जो स्पर्म्स होते हैं ये वाटर में लोग रिलीज करते हैं और थाउजेंड्स में करते हैं, जिसकी वजह से कुछ ही जो एग्स होते हैं वो फर्टिलाइज हो पाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। प्राइमरी डिसएडवांटेज क्या देखने को मिलेगी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, रिक्वायर्स इंटरनल ऑर्गन्स नहीं, प्रोड्यूस वेरी फ्यू एग्स, ये भी गलत है। मेनी एग्स आर डिस्ट्रॉयड बाय वाटर करंट्स और ईटन बाय प्रेडेटर्स, ये बिल्कुल सही है कि ज्यादातर जो एग होते हैं वो या तो वाटर करंट से बह जाते हैं और या तो वो प्रेडेटर्स उनको खा लेते हैं। हाउ मेनी एग्स आर प्रोड्यूस्ड एट अ टाइम बाय फीमेल फ्रॉग। तो फीमेल फ्रॉग है, कितने एग्स अप्रोक्सीमेटली प्रोड्यूस करती होगी या जो भी है। ठीक है, तो ये 100 से 100 मतलब थाउजेंड्स तक ये प्रोड्यूस करते हैं एग्स को। आगे बढ़ते हैं, विच एनिमल ग्रुप लिस्टेड बिलो
shows internal fertilization with 2 to 20 eggs laid at a time and moderate survival। तो कौन सा ऐसा एनिमल ग्रुप है जिसके बारे में यहाँ बताया गया, इसमें से कौन सा ऐसा है जो क्या कर रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो कर रहा है और 20 से 2 एग को ये प्रोड्यूस करता है एट अ टाइम, लेकिन उसमें मॉडरेट सर्वाइवल रेट होता है। तो लिजर्ट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो लिजर्ट की ये प्रॉपर्टी होती है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें लिजर्ट में याद रखिएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक। इन द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो लाइफ साइकिल है बटरफ्लाई की, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेजेस होती हैं अलग अलग, वो क्या क्या होती हैं लाइन से बताना है। तो सबसे पहले एग आता है, फिर लार्वा आता है, फिर प्यूपा आता है और सबसे लास्ट में क्या है, एडल्ट है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, लार्वा जो है, लार्वा को कई जगह पे कैटरपिलर भी दे दिया जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कैटरपिलर जो है वो लार्वा स्टेज पे ही होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स लाइक बटरफ्लाई एंड फ्रॉग्स हैच एज लार्वा इंस्टेड ऑफ मिनी एडल्ट्स। तो ये मिनी एडल्ट्स के रूप में नहीं निकलते हैं, सीधे सीधे ये लार्वा के रूप में निकलते हैं, चाहे वो बटरफ्लाई हो चाहे वो फ्रॉग्स हो। यही पूछा गया ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो मदर्स बॉडी कैन नॉट सप्लाई सफिशिएंट योक इन एग्स फॉर फुल एम्ब्रियोनिक ग्रोथ। यही बिल्कुल सही है कि जो मदर की बॉडी होती है वो सफिशिएंट सप्लाई नहीं कर सकती है योक की एग्स में। ठीक है, एम्ब्रियोनिक ग्रोथ के लिए, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो लिमिटेड एग योक होता है, इस वजह से वो मदर क्या करती है, मदर एक जो बटरफ्लाई और फ्लावर फ्रॉग दोनों के केस में क्या दिखाई पड़ेगा कि लार्वा ही सीधे एग्जिट होता है। ठीक है, लार्वा प्रोड्यूस होगा, मिनी एडल्ट्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ह्यूमन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे अब आते हैं। मेल जर्म सेल स्पर्म इन ह्यूमन बींग्स आर प्रोड्यूस्ड इन द डैश। तो स्पर्म जो है वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, वो टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जिससे स्पर्म बनता है, तो स्पर्माटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटो स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जेनेसिस कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पाउच ऑफ स्किन कॉल्ड स्क्रोटम। अब स्क्रोटम जो होता है उसका क्या काम होता है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो प्रोटेक्ट द किडनीज, किडनीज को बिल्कुल नहीं प्रोटेक्ट करता ये। टू कीप द टेस्टिस स्लाइटली कूलर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि आपने देखा होगा, मान लीजिए ये स्क्रोटम ऐसे करके निकला होता है। अब ये स्क्रोटम जो है इसी के अंदर टेस्टिस होता है। अब यही टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ये कैस कब प्रोड्यूस कर पाएगा, जब इस टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम होगा। बॉडी टेम्परेचर से कम कब होगा, जब ये बाहर होगा शरीर के। ठीक है, तो इसलिए बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक है। 51st क्वेश्चन पे आते हैं। इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच लॉन्ग ट्यूब कैरीज स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टुवर्ड द यूरेथ्रा। अब टेस्टिस से यूरेथ्रा की तरफ जो स्पर्म लेके आता है वो लॉन्ग ट्यूब क्या कहलाता है, वो वास्ट डिफरेंस कहलाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो स्पर्म को एपिडिडमिस से लेके आता है किसकी ओर, यूरेथ्रा की तरफ। ठीक है, 52 कह रहा है सिक्रीशन फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड सर्व टू। देखिए, सेमिनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं, ये क्या, ये कुछ चीज़ों को सिक्रीट करती हैं। और ये क्यों सिक्रीट करती हैं, तो ये मेनली स्पर्म को क्या करती हैं, नरिश करती हैं और हेल्प देम टू मूव एक्टिवली, जिसकी वजह से स्पर्म तेजी से मूवमेंट कर सके। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फीमेल जर्म सेल जिसको एग कहते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द डैश। तो फीमेल का जर्म सेल हो गया जिसको एग कहा जाता है, फीमेल हार्मोन्स हो गए, ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो इसको प्रोड्यूस करती है ओवरीज। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, तो मेनली दो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन होता है और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। द बैग लाइक मस्कुलर ऑर्गन वेयर द ह्यूमन एम्ब्रियो इम्प्लांट्स एंड डेवलप्स इनटू फीटस इज द डैश। एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जहां पर ह्यूमन एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांट हो जाता है और वो धीरे धीरे डेवलप होकर फीटस बनता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको यूट्रस कहते हैं। ठीक है, तो इसको ओविडक्ट मत समझ लीजिएगा। ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन जो ह्यूमन एम्ब्रियो होगा वो कहाँ आके इम्प्लांट होता है, यूट्रस में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गेमीटोजेनेसिस रिजल्ट्स इन एसिमेट्रिक गेमीट फॉर्मेशन इन ह्यूमन बिकॉज। तो गेमीटोजेनेसिस में हमने क्या देखा, एसिमेट्रिक गेमीट फॉर्मेशन हो रहा था ह्यूमन बींग्स में। ऐसा क्यों हो रहा था, तो स्पर्म आर लार्ज, ये नहीं है। मेल प्रोड्यूसेस मिलियन ऑफ टाइनी मोटाइल स्पर्म, फीमेल प्रोड्यूसेस अ लार्ज नॉन मोटाइल एग, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
अब यहाँ पर 56 देखेंगे, ह्यूमन फर्टिलाइजेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल सेक्स डिटर्मिनेशन से होगा ये। इन ह्यूमन फीमेल फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय स्पर्म टिपिकली अकर्स इन द डैश। तो जो एग का फर्टिलाइजेशन होता है एग का स्पर्म की वजह से, वो कहाँ पे होता है ये पूछा गया आपसे। तो फर्टिलाइजेशन बताया था अभी हमने आपको, ओविडक्ट में होता है जिसको फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए रीजन पूछा जाए किस रीजन में होता है, तो एम्पुला रीजन एक होता है। ठीक है, एम्प्यूला रीजन होता है, वहीं पर ये फर्टिलाइजेशन होता है। 57 कह रहा है द रिलीज ऑफ मैच्योर एग फ्रॉम ओवरी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड। देखिए मैच्योर एग जो रिलीज होता है ओवरी से मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, तो इस रिलीज को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको ओव्यूलेशन कहते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ओवरी क्या करती है, हर एक टाइम पीरियड के बाद, जो 28 डेज का टाइम पीरियड होता है, एक एग प्रोड्यूस करती है जिसको ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन टिपिकली occurs around which day of standard 28 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ओव्यूलेशन जो है वो कब होगा, तो ये मेनली डे 14 को होता है। मतलब 28 दिन का अगर मान लीजिए एक साइकिल है, तो मान लीजिए ये आपका जीरो, पहला जीरो वाला दिन है, तो 14th डे पे एग रिलीज करेगा ओवरी। ठीक है, बनाएगा और रिलीज करेगा। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द अनफर्टिलाइज्ड एग रिमेन वायबल फॉर अबाउट। तो कितने टाइम तक वो अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो बना रहता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये 1 डे, तो एक दिन तक ये बना रहेगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। द शेडिंग ऑफ द थिक ब्लड रिच इनर यूट्रिन लाइनिंग अलोंग विद द ब्लड थ्रू द विजाइना इज कॉल्ड। देखिए सिंपल सी चीज पूछी गई है कि जो थिक ब्लड रिच इनर यूट्रिन होता है, इसकी जो लाइनिंग होती है, जब वो उसकी शेडिंग होती है, क्योंकि जब एग जो है जब वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता है तो पीरियड्स आते हैं हर 28 दिन पे। तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, तो इस फिनोमेना को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो इसीलिए वुमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। ठीक है। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज के पीरियड में आती है, इसीलिए इसको पीरियड्स भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। मेनोपॉज इन ह्यूमन फीमेल्स रिफर टू परमानेंट स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अब परमानेंट पूरी तरीके से मेंस्ट्रुएशन रुक गई। अब एक बात और याद रखिएगा, पहली बार जब आता है तो उसको मेनार्क भी कहता है। ठीक है। तो मेनार्क भी आपसे पूछा सकता है, मेनार्क क्या होता है। तो मेनोपॉज क्या होता है, ह्यूमन फीमेल में पूरी तरीके से परमानेंटली मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो गया, किस एज में देखने को मिलेगा ये बताना है। तो 50 ईयर्स के आसपास देखने को ये मिल जाता है। विच सेक्स हार्मोन कॉम्बिनेशन डिटरमाइंस अ बायोलॉजिकल मेल बेबी। तो पूछा गया कौन सा ऐसा सेक्स क्रोमोसोम है जो सेक्स क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन है जो बायोलॉजिकल मेल बेबी को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। तो मेल बेबी में अगर आप देखेंगे एक्स वाई होता है। अगर फीमेल का पूछा था, तो फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स होता है। हु डिटरमाइंस द बायोलॉजिकल सेक्स ऑफ चाइल्ड एंड वाई। तो कौन डिटरमाइन करता है, तो देखिए मेल में क्या था, एक्स और वाई था, तो वो या तो एक्स देगा या तो वाई देगा, तो इसके पास ऑप्शन है, तो यही तो डिटरमाइन करेगा। तो फादर डिटरमाइन करते हैं बिकॉज ही कंट्रीब्यूट्स आइदर एन एक्स और वाई क्रोमोसोम। मदर के पास तो दोनों ही एक्स थे, तो उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं कि क्या आया होगा, वो तो पता ही कि एक्स ही आया होगा, लेकिन वाई कहाँ से आया होगा या दूसरा एक्स कहाँ से आया होगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये फादर डिसाइड करते हैं। तो बी ऑप्शन इसलिए बिल्कुल ठीक है। ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए ये एक्स एक्स हो गया और ये एक्स वाई हो गया। तो एक्स एक्स मतलब ये कौन है, ये मदर है, और ये क्या है, फादर है। अब मान लीजिए मदर से आया एक्स, फादर से आया एक्स, क्या क्या बना, एक्स एक्स बना। तो क्या बना हमारे पास में, मेल, मेल चाइल्ड आया। यहाँ से आया एक्स, यहाँ से आया एक्स, तो अब भी एक्स एक्स बना, अभी भी मेल बना। लेकिन मान लीजिए यहाँ से आया था एक्स, इधर से फादर से आ गया वाई, तो क्या बना, एक्स वाई बना। तो क्या बनी, ये लड़की बनी, फीमेल बनेगी। यहाँ से आया एक्स, यहाँ से आया वाई, तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई फिर से बन जाएगा, तो फिर फीमेल बन जाएगी। तो 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है कि लड़का होगा या लड़की होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जेस्टेशन हेल्थ मेडिकल इनोवेशन कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। हु पाइनियर्ड इंडियाज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। तो इंडिया का जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है उसका नाम कनुप्रिया अग्रवाल है, या इनको दुर्गा भी कहा जाता है। कोलकाता में इनका बर्थ हुआ था, बॉर्न हुई थी ये 1978 में। आईवीएफ टेक्नोलॉजी को यूज किया गया था। किन्होंने, मतलब कि कौन पायनियर है, किसने ये इनिशिएटिव लिया था, उनका नाम बताना है। तो सुभाष मुखोपाध्याय है, इनका ये इनिशिएटिव था। तो चाइल्ड का नाम पूछा जा सकता है, और चाइल्ड का नाम आपको दुर्गा ही दिया रहेगा, तो दुर्गा ही बताइएगा।
ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट अबाउट 9 months एंड इज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस कॉल्ड। तो 3 स्टेजेस में उसको डिवाइड किया जाता है। ये मेनली 40 वीक्स की होती है प्रेगनेंसी। 3 स्टेजेस को क्या कहते हैं? ट्राइमेस्टर्स कहते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। फ्रॉम विच वीक ऑफ डेवलपमेंट इज द डेवलपिंग ह्यूमन एम्ब्रियो रिफर टू एज फीटस। तो फीटस कब कहा जाता है इसको? तो 9th वीक से इसको फीटस कहा जाएगा। ठीक है। और फीटस एक ऐसा मतलब कह सकते हैं एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें जो भी बच्चा होता है, जो बर्थ लेगा बच्चा, उसके अंदर ऑर्गन्स डेवलप होने लग जाते हैं। ठीक है, हाथ पैर दिखाई पड़ने लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स अंडर नेशनल हेल्थ मिशन अक्रॉस इंडिया हु सपोर्ट मैटरनल केयर एंड ह्यूमनाइजेशन आर कॉल्ड। तो मेनली आपसे पूछा गया वो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स जो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत क्या करते हैं? मैटरनल केयर प्रोवाइड करते हैं और इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। इनको क्या कहा जाता है? तो इनको आशा वर्कर्स कहा जाता है। आशा का मतलब होता है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, तो एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर मेथड स्टॉप स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द एग व्हाइल आल्सो प्रोटेक्टिंग एसटीडीज। तो इसमें से कौन सा बैरियर मेथड है आपको बताना है। तो ओरल पिल्स नहीं है, कॉपर टी भी नहीं, क्वांटम बैरियर मेथड होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ट्यूबेक्टोमी का मतलब होता है सीधे सीधे ऑपरेशन करके वो रास्ता ही काट दिया जाएगा। जैसे वास्ट डिफरेंस होता है, मेल में वो काट देते हैं, फिलोपियन ट्यूब है फीमेल में, उसको कट कर देते हैं। तो यही ट्यूबेक्टोमी होती है। ट्यूबेक्टोमी मेनली फीमेल में होती है और वेसेक्टोमी जो होती है वो मेल में होती है। आगे बढ़ते हैं। कॉपर टी इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस प्लेस्ड इन यूट्रस। तो यूट्रस में जो कॉपर टी होता है उसको प्लेस कर दिया जाता है। कैसी डिवाइस है ये? ठीक है, किस टाइप का मेथड है? तो इंट्रा यूट्रिन डिवाइस है। ये कॉपर के आयंस प्रोड्यूस करती है और ये कॉपर के आयंस क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी को। 70th क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्ल्ड फर्स्ट नॉन स्टेरॉइडल नॉन हार्मोनल वंस वीक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल वॉज डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट एट विच प्रीमियर इंस्टीट्यूट। तो पहला जो नॉन स्टेरॉइडल नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल डेवलप किया था उसका नाम था सहेली। उस पिल का क्या नाम था? सहेली नाम था। और उसको किसने डेवलप किया था? सीडीआरआई ने डेवलप किया था, जो कहाँ पे है? लखनऊ में है। तो इस तरीके से 70 एमसीक्यू से पूरा चैप्टर हम लोग ने कवर अप कर लिया है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरीके के और भी हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज हैं जो हम लोग ने प्लेलिस्ट में लगाए हैं, उसको आप जाके देख लीजिए और अपना रिविजन अच्छे से कर लीजिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।